अंधेरों और सन्नाटों में बसी वो साई, उजाड़ और बयाबान में रहने वाली वो मखलूक़ात और कुछ दिल दिला देने वाले वाक़यात के साथ वेलकम टू माई शो हॉरर नाइट विद फिज़ा। अचानक से उसने अपनी चुनरी को परे फेंका और मदहोशी के आलम में झूमने लगी। ढोल की ताल सुन के उसके पैरों को न जाने क्या हो गया कि वो मालूम हो बहुत पुरानी रकासा हो और रकासाओं की तरह नाचने लगी। उसके घर वाले जो कि बहुत इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे वो उसे आवाज़ें देने लगे, उसे कहने लगे सबा हमारी बात सुनो, सबा ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन मानो सबा तो अपने होश में ही नहीं थी। सबा पे तो किसी और का ही कब्जा था। जिस ताल से सबा नाच रही थी ऐसा मालूम होता था कि कहीं पुरानी रकासा उसके अंदर छुपी हुई बाहर निकल आई है। उसे न अपने आन की खबर थी न बान की। जी हाँ सबा, एक मासूम सी प्यारी सी लड़की जो अपनी जिंदगी की रंगीनियां गुजार रही थी, 4 भाइयों की इकलौती बहन। जिसे उसके घर वाले बेहद मोहब्बत करते थे। बहुत हसीन तरीन सुनहरी बालों वाली वो प्यारी सी कोमल लड़की सबा, जिसकी चंद महीनों बाद ही शादी होने वाली थी। और उसको सोच के वो काफ़ी एक्साइटेड थी, काफ़ी खुश थी। उसके घर वाले काफ़ी खुश थे। उसके भाई जो उससे बेहद मोहब्बत करते थे, अपनी बहन की खुशियों के लिए हर चीज़ को लुटा देना चाहते थे। यहाँ तक कि उसके डैडी जो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे, वो चाहते थे कि अपनी बेटी को शादी पे वो एक घर गिफ्ट करें। और ना सिर्फ कोई आम अपार्टमेंट, बल्कि वो चाहते थे कि वो उसके पसंदीदा प्लॉट के ऊपर घर खुद अपने हाथ से तामीर करवा के उसे दें। और उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सबा के पसंदीदा एरिया में पसंदीदा प्लॉट के ऊपर एक घर की तामीर शुरू करवाई। सबा जो कि उस घर के लिए बहुत एक्साइटेड थी, वो जगह शुरू से ही उसे बहुत पसंद थी। स्कूल टाइम से जब से वो उस जगह से गुजरती थी, वो सोचती थी कितनी प्यारी, इतनी हसीन जगह है, यहाँ का कितना प्यारा व्यू है। जब उसके डैडी वहाँ पे उसके लिए घर तामीर करवा रहे थे तो उसे क्या हुआ ना जाने, वो ड्राइवर के पास आई और कहने लगी कि मुझे डैडी के पास ले जाओ, मैंने जाके देखना है मेरा घर कैसा तामीर हो रहा है। घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही था। मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे, खुदाई हो रही थी। सबा वहाँ पे पहुँच गई। अपने डैडी से प्यार से बात करते हुए कहने लगी सरप्राइज़ डैडी, मैं यहाँ घर को देखने के लिए आई हूँ। उसके डैडी बहुत खुश हुए जब उन्हें पता चला उनकी बेटी यहाँ आई है। इतने में एक मजदूर आया और कहने लगा
सर हम खुदाई कर रहे हैं, ना जाने कैसा एक बक्सा है यहाँ पे मुझे मिला है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई कीमती चीज़ है। सबा के डैडी ने उस बक्से में कोई दिलचस्पी जाहिर ना की, लेकिन सबा जो शुरू से ही आर्किटेक्चर की लवर थी, उसको आर्किटेक्ट का सारी कदीमा पुरानी चीज़ें पसंद थी। उस सबा ने उस बक्से का एक जायज़ा लिया और उससे मालूम हुआ जैसे कि इसमें कोई पुराने से सामान चीज़ें पुरानी डाल के रखी हुई हैं। ताहम सबा ने वो बक्सा खुलवाया। लेकिन उसको खोलने के बाद जो उसमें से मूर्ति निकली वो सबा को निहायत ही पसंद आई। उस स्टैचू ने सबा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। एक कदीम तर्ज की मूर्ति जो कि ऐसा लगता था जैसे किसी बहुत पुरानी किसी मशहूर रकासा की मूर्ति है या किसी मशहूर शहजादी की मूर्ति है। इतना हसीन मुजस्मा जिस पे नश्क करदा ज्वेलरी और लिबास से ऐसा मालूम होता था जैसे मानो किसी पुराने ज़माने की शहजादी उस मूर्ति में उतर आई हो। चनाचा सबा को वो मूर्ति इतनी पसंद आई कि उसने अपने डैडी से कहा कि प्लीज़ इसे फिकवाएं मत, इसे हम घर पे ले जाते हैं, मैं इसे अपने रूम में रखना चाहती हूँ। सबा के डैडी जो कि उसकी कोई बात झुटलाते नहीं थे, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर आपको पसंद है तो आप इसे ले जाओ, वैसे भी ये आपके मकान के नीचे से निकली तो ये आपकी ही है। सबा उस मूर्ति को अपने घर में ले आई और पूरी रात उसकी शाहकारी को, उसके नक्शो निगार को गौर से देखती रही और ये सोचती रही कि इसे मैं इस कॉर्नर पे रखूं या इस वॉल स्टैंड पे रखूं। चनाचा यूं ही रखते रखाते एक कील से उसकी उंगली लग जाने के बाइस सबा के हाथ से खून निकलने लग गया और खून की कुछ बूंदें उस मूर्ति पे पड़ गईं। इस चीज़ को सबा ने इतना ज़्यादा गौर तो नहीं किया, अलबत्ता उस मूर्ति पे जब सबा की खून की छींटें गिरी तो वो ऐसे जज्ब हो गई जैसे मानो वो सदियों से प्यासी हो। खैर, वक्त अपने पंख लगा के उड़ता गया, वक्त बढ़ता गया, समय के घोड़े दौड़ते गए और अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि सबा की तबीयत खराब रहने लग गई। वो सबा जो हंसती थी, खिलखिलाती थी, अब वो खामोश सी रहती थी, वसवसों का शिकार हो गई थी, बेचैन परेशान। सबा के चारों भाई जो उससे बेहद मोहब्बत करते थे वो पूछते थे सबा तुम्हें क्या हो गया है, ना तुम अपना ख्याल रखती हो, ना तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती हो, तुम इतनी उदास सी क्यों रहने लग गई हो, अगर तुम्हें कोई मसला है तुम हमें बताओ, अगर तुम्हें इस शादी से एतराज़ है तुम हमें बताओ। सबा जी हाँ, मासूम सी सबा जिसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसे जिन वसवसों ने घेरा उनका बाइस वजह क्या है। वो कोई जवाब ही नहीं दे पाती थी, खामोश रहती थी। हत्ते कि एक दिन ऐसा आया जिस दिन सबा सोकर उठी और उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो उसकी कमर पे कोई कीड़ा या कोई चीज़ चल रही हो, हरकत कर रही हो। सबा जो कि अपने शाही से मखमली बिस्तर पे सो रही होती थी, हैरान हो गई कि क्या है, मुझे क्या महसूस हो रहा है। जब उसे अपनी कमर की तरफ हाथ को बढ़ा के देखा तो ना जाने कैसे एक बालों का गुच्छा
उसके कपड़ों में से नमूदार हुआ। सबा ने उसे कमरे के कोने की तरफ फेंक दिया और उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। लेकिन सबा के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि उसने जो बालों का गुच्छा कमरे के कोने की तरफ फेंका है, वो खुद ब खुद हरकत करता हुआ कमरे के दरवाजे से बाहर की तरफ जा रहा है। ये मंजर देखना था। सबा चीखें मारने लगी और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, अपने भाइयों को आवाज़ देने लगी, कहने लगी कि क्या हो रहा है, मैंने कभी इस तरह पहले तो नहीं देखा, कोई बेजान चीज़ खुद ब खुद हरकत करती हुई चली गई हो। उसके घर वालों ने उसे समझाया कि बेटा कमरे में हो सकता है हवा का रुख ऐसा हो, तुम्हें इस तरह महसूस हुआ हो, लेकिन कमरे में हवा की आमदरफ़ का तो कोई सिलसिला ही नहीं था। फुल एयर कंडीशन रूम था जिसमें कोई फ़ैन नहीं था। अलबत्ता वक्त और हालात बदलते गए और सबा की कज़न, जिसकी शादी सबा की शादी से पहले एक्सपेक्टेड थी, उसकी शादी की तारीख पक्की हो गई और घर वाले तमाम उसकी शादी की मसरूफियात में लग गए। सबा ने भी अपने साथ होने वाली तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और उसे बस यही फ़िक्र थी कि मेरी कज़न की शादी है, मैं क्या पहनूंगी, क्या वेयर करूंगी, किस तरह से तैयार होंगी। सबा की हालत, सबा की तबीयत जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, उस पर सबा ने गौर ही नहीं किया। अलबत्ता सबा की कज़न की शादी की तकरीबात वो बहुत शौक़ से जाके अटेंड करती थी। उसे बहुत अच्छा लगता था जब उसकी कज़न की शादी की तकरीबात में गाने वगैरह होते थे, ढोल बजते थे, वो उनको बहुत इंजॉय करती थी। जबकि सबा एक डिसेंट सी लड़की थी, वो इन चीज़ों को कभी लाइक नहीं करती थी। लेकिन ना जाने क्यों उसे ये मौसीकियाँ, ये नाच गाने, ये रक्स पसंद आने लग गए। और शादी वाले दिन तो हद ही हो गई। शादी वाले दिन जी हाँ, सबा जब बहुत ज़्यादा तैयार श्यार हो के अपने रूम में बैठी हुई थी, अपने हाथों में कंगन चूड़ियाँ पहन रही थी, अपने पैरों में पायलें पहन रही थी, सबा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर से एक साया निकला है और वो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, दौड़ता हुआ कमरे में से निकल गया। सबा उसके पीछे पीछे गई। वो साया सबा के कमरे की गैलरी में जाके रुक गया। सबा उसे मुखातिब हुई और बिना डरे कहने लगी, तुम कौन हो? मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ ही रह रही हो काफ़ी अरसे से, लेकिन मुझे अपने बारे में बताओ। सबा का ये सवाल पूछना था। वो साया सबा की तरफ दौड़ा और सबा के अंदर आर पार हो गया और सबा खौफ के मारे ज़मीन पे गिर गई। सबा को ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली का एक ज़ोरदार झटका उसके जिस्म में से गुजर गया हो। सबा की अम्मी आई, उन्होंने कहा, सबा तुम अभी तक यहीं पे बैठी हो, क्या तुम तैयार नहीं हुई? चलो हमें शादी पे जल्दी से जाना है। सबा बेसदो बेहरकत खड़ी हुई और अपने घर वालों के साथ शादी की तकरीब में चली गई। पूरा फंक्शन तो सही से गुजर गया, लेकिन जब उसकी कज़न की बारात आई तो बाराती कुछ ढोल वगैरह के सामान अपने साथ लेकर आए थे। तमाम कज़न्स शादी हॉल के बाहर खड़े होकर उन ढोलों को, उन भंगड़ों को, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह, शहनाइयों को एंजॉय कर रहे थे। तमाम सबा एक
रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। ख़वातीन का नाचना तो उनकी फैमिली में बिल्कुल भी नहीं होता था, हरगिज़ नहीं होता था। लेकिन सबा जो पढ़ी लिखी डिसेंट लड़की थी, ना जाने उसे क्या हुआ, उसने अपने पैरों की पायलों को ढीला किया, अपनी चुनरी को साइड पे फेंक दिया और वो बेहोशी के आलम में ढोल की ताल पे इस तरह नाच रही थी जैसे वो सदियों से नाचने को तड़प रही हो। सबा के भाई, चारों भाई जो उसे पकड़ रहे थे, लेकिन वो उसे संभाल ही नहीं पा रहे थे। न जाने कौन सी कुव्वत सबा में आ गई थी। सबा की वालदा चीख रही थी, सबा तुम्हें क्या हो गया है? पूरा ख़ानदान तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ मौजूद है, तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसी हरकतें नहीं करती। लेकिन सबा जो एक अजीब सी ज़बान में बातें कर रही थी और उनकी बात को सुन ही नहीं रही थी और ढोल की ताल पे ऐसे नाच रही थी हत्ता उसके पैरों से खून बहने लग गया, उसके पैरों में ज़ख्म पड़ गए। सबा के वालिद गुस्से में उन्होंने सबा को एक ज़ोर से थप्पड़ मारा और सबा ज़मीन पे गिर पड़ी। सबा के भाई उसे बिठा के गाड़ी में ले गए घर पे वापस। सबा के वालिद भी रोते हुए घर वापस आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी पे शायद ज़िंदगी में पहली बार हाथ उठाया था। वही वालिद जो अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अपनी बेटी के लिए घर तामीर करवा रहे थे। उन्हें सबा की इस हरकत पे इतना शदीद गुस्सा आया कि वो अपने आप को काबू में नहीं रख सके और उन्हें सबा के मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मारा। रात में सबा की वालदा सबा के पास आई और उससे पूछने लगी, सबा तुम्हें उस वक्त क्या हो गया था? सबा ने सबको बताया। क्या आप मेरा यकीन करें अम्मी जान, अपने भाइयों से कस्में खा खा के कहा, भाई मेरा यकीन करें, मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये सब क्यों किया, मुझे नहीं मालूम ये सब मैंने कब किया, मुझे बस ऐसा महसूस हुआ एक अजीब सी कुव्वत मेरे अंदर आई है और वो ये सब कुछ मुझसे करवा रही है। अलबत्ता इस बात के चर्चे सबा के ख़ानदान में दूर दूर तक जा पहुंचे। कई लोग अजीब अजीब बातें बनाने लगे। हत्या कि सबा की सास भी आ गई और वो कहने लगी, अगर आपकी बेटी किसी जहनी मर्ज में मुब्तला है तो हमें शादी से पहले आप आगाह कर दें। हमें मालूम है वो आपकी इकलौती बेटी है, आप उससे बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम अपने बेटे की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दे सकते। एक जहनी मर्ज में मुब्तला लड़की के साथ हम अपने बेटे को नहीं बांध सकते। सबा की वालदा जो उन्हें यकीन दिला रही थी कि नहीं आप यकीन करें, हमारी बेटी ऐसा नहीं करती, वो इस तरह की नहीं है, लेकिन कोई उनकी एक सुनने को राज़ी ही नहीं था। चनाचा सबा शदीद बुखार में मुब्तला हो गई और कई महीनों तक उसकी यही कैफियत रही कि रोज़ रात को मगरिब के बाद उसे बुखार चढ़ जाता था। घर में वो अजीब तरीके के साड़ी नुमा लिबास में फिरने लग गई थी। घर वाले कहते थे, तुमने अपने हुलिये को क्या बनाया हुआ है, तुमने इतने जेवरात क्यों पहने हुए हैं? तो वो उन्हें जवाब नहीं देती थी और जब वो सुबह उठती थी तो उसे उस बारे में, उन बातों के बारे में कुछ इल्म ही नहीं होता था। घर वाले इस बात को यकीन कर चुके थे कि हमारी बेटी किसी मर्ज में मुब्तला हो गई है, लेकिन सबा का छोटा भाई जो उसे बेहद इंतहा मोहब्बत करता था, उसने अपनी बहन के साथ होने वाले तमाम हालात और वाक़यात का जिक्र अपने एक जानने वाले मौलवी साहब से कर दिया। सबा की फैमिली बाबा, जिन, परेत, भूत इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। अलबत्ता उन्होंने अपने छोटे बेटे के साथ काफ़ी डांट डपट की और कहा कि तुम्हारी बहन अगर एक जहनी मर्ज में मुब्तला है तो तुम उससे यकीन कर लो, उसे मान लो।
बजाय कि तुम फजूल चीज़ों में पड़ो। लेकिन छोटा भाई तो अपनी बहन से मोहब्बत करता था। अपनी जिद पे वो एक शख्स को घर पे लेकर आ गया। उस शख्स ने घर का पूरा दौरा किया, स्पेशली सबा के रूम का, और वो मूर्ति जो कि सबा के कमरे में पड़ी थी, जी हाँ, वो मूर्ति जो तामीर के दौरान उस घर के प्लॉट के नीचे से मिली थी, वो शख्स उस मूर्ति के पास आके रुक गया। और बार बार कहने लगा कि क्या चीज़ है, आप लोगों ने इसे घर में क्यों रखा हुआ है। सबा की वालदा ने कहा ये तो एक मूर्ति है, एक स्टैचू है, हम अपना असल में दरअसल नया घर तमीर करवा रहे हैं, ये उसके नीचे से मिली है। उस शख्स ने कहा कि इस मूर्ति में ही मसला, मुझे इसे अपने साथ लेके जाना होगा। वो उस मूर्ति को अपने साथ ले गए और एक हफ्ते बाद वापस आए। यहाँ हफ्ते तक सबा की हालत और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, हत्ता कि वो मौत के मराहिल तक जा पहुंची थी, इतनी बीमार रहने लगी थी। मासूम सी खिलखिलाती हंसती खेलती सबा न जाने उसे किसकी नज़र खा गई, न जाने वो अंदर ही अंदर कौन से दर्द में थी, वो किसी को बता भी नहीं पा रही थी। सब उस पर सिर्फ तरस खाते थे। हफ्ते बाद जब वो शख्स वापस आया, उसने सबा के वालिदैन से बात की। उन्होंने कहा ये मूर्ति जो कि आपके घर में पड़ी हुई थी कहाँ से आई है, आपको इसका पस मंजर पता है? उन्होंने कहा ये मूर्ति एक काले जादू के तहत खून में गुंदवा के बनवाई गई है। इस मूर्ति को बनवाने के पीछे एक मकसद है, एक कहानी है। उन्होंने सबा को मुखातिब किया और सबा से कहा तुम जो भी हो बताओ, तुम्हारा जो भी मसला, जो भी अजियत है, उसे मैं ख़त्म करूँगा। सबा जो कि कमज़ोरी की उस हालत तक जा पहुँची थी कि वो मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकाल पा रही थी, अचानक से वो खड़ी हुई और उसने एक पूरे घर को गौर से देखा और उस शख्स से मुखातिब हो गई। कहती बताओ क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वो शख्स, वो आदमी जो हाथ में मूर्ति लिए खड़ा था, उसने कहा मैं तुम्हारा मकसद जान गया हूं। अगर तुम अभी इस बच्ची को परेशान करते हो तो ये जो मूर्ति मेरे हाथ में, मैं इसे तोड़ दूंगा। सबा में जो चीज़ थी वो निहायत बेचैन हो गई, तड़प के कहने लगी नहीं तुम ऐसा मत करना, आज जो वक्त है इनका मैं सदियों से इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने कहा मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। उस शख्स ने कहा अपने बारे में बताओ, तो वो कहने लगी मेरा नाम मंजूषा है, बेसिकली मैं हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज से कई 100 साल पहले मेरा एक वजूद था, एक जिस्म था, एक तबई जिस्म जिसमें मैं रहा करती थी। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती थी, लेकिन ज़माने ने मुझे बुरा बनाया। वो अपने बारे में मज़ीद बताने लगी, कहने लगी जब मैं पैदा हुई तो मेरे जिस्म में एक कमी थी। खुदा ने ना मुझे लड़की बनाया ना लड़का बनाया,
बल्कि मुझे उस वजूद में खलकत दी जिसके लिए सिर्फ ज़माने ने तौहीन रखी थी। मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया, मुझ जैसे कुछ लोगों ने अपनाया, लेकिन तब भी ज़माने वालों ने मुझे सुकून नहीं दिया। मैं जाती थी कुछ फंक्शंस में, कुछ महलों में, कुछ तकरीबात में, सिर्फ इसलिए कि मैं वहाँ नाच लूँ, कुछ पैसे मिले तो अपना पेट पाल लूँ। अपनी हकीकत को मैं अपना चुकी थी। मुझ जैसे जिन लोगों ने अपनाया था वही मेरा घर बार थे, वही मेरे फैमिली मेंबर थे। लेकिन लोगों ने मुझे तब भी सुकून से ना जीने दिया। मैं निहायत हसीन हुआ करती थी। एक रात एक बादशाह के महल में रक्स करके मैं वापस आ रही थी तो कुछ लोगों ने मुझे अगवा किया, मुझे जुल्म का निशाना बनाया, उसके बाद आग लगा दी। मेरा जिस्म, मेरा चेहरा जल गया, पर मेरे कल्ब में हरकत थी। मैं जिंदा तो थी, लेकिन अब तो मैं अपने आप को भी देखने से डर जाती थी। चेहरा देखना अपना मेरे लिए बहुत अजियतनाक था। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इस दुनिया से इंतकाम लूं। मैं गांव के बाहर एक बुढ़िया हुआ करती थी, उसके पास गई जो कि काला इल्म किया करती थी। उससे मैंने कहा, मुझे अपने जिस्म से नफरत है, मुझे एक वजूद चाहिए जिसका कोई नाम हो, जिसका कोई मकाम हो। मैं भी चाहती हूँ कि मैं वकार के साथ ज़िंदगी गुजारूँ। उस औरत ने कहा, तेरी बात तो पूरी हो जाएगी, लेकिन तुझे उसके लिए मेरे साथ कुछ अमल करने पड़ेंगे जिसमें हम शैतान को खुश करेंगे। मंजूषा बताती है, उस वक्त मुझ पे एक ऐसा गलबा था कि मैं हर बुरा काम करने के लिए तैयार थी। उस औरत ने कहा कि तेरी सगी माँ जिसने तुझे जन्म दिया है, तुझे उसका खून लाना होगा, उसे जान से मारना होगा, फिर उसके खून से हम एक मूर्ति बनाएंगे। जिस तरह के वजूद की, जिस तरह की हसीन वो मूर्ति होगी, उसी तरह का वजूद तुझे मिलेगा। मंजूषा कहती है, मैंने ऐसा ही किया। मैं अपनी सगी माँ को जाके कत्ल करके आई, उसका खून लेकर आई, उसके खून से गुंदवा के मैंने एक मूर्ति बनवाई। मैं कई रातों तक जाग के अमल करती रही, लेकिन किस्मत का देन कुछ ऐसा था कि जब मेरे अमल की आखिरी रात थी, उसी दिन मुझे गांव वालों ने जान से मार दिया। उन्हें पता चल गया कि मैंने अपनी माँ का कत्ल किया है। उन्होंने मेरे तबीयत जिस्म को तो ख़त्म कर दिया मार के, लेकिन मेरी रूह आज तक उस अधूरे अमल के लिए बैठी हुई है। और ये तुम्हारी बेटी सबा है जिसने इस मूर्ति को उठाया, अपना खून उस पर फेंका और मुझे ज़िंदा किया। और तुम्हारी बेटी सबा, अगर तुम उसे गौर से देखो तो तुम्हारी बेटी सबा वही मूर्ति है जो कई 100 साल पहले मैंने बनवाई थी। अगर तुम गौर करो, ये वही शक्ल है, ये वही वजूद है जिसमें मैं आना चाहती थी। जब उसने ये बात बताई तो सबा के बहन भाई और उसके घर वाले हैरान और परेशान वहाँ खड़े गौर से कभी सबा की तरफ देखते थे, कभी मूर्ति की तरफ देखते थे। दिल ही दिल में वो अपने आप को कोस रहे थे कि हमारी बेटी किस अजियत में, हमारी बहन किस अजियत में थी और हम उसके दर्द को समझ ही ना सके। हम उसे एक जहनी मरीज समझ बैठे। सबा की वालदा, सबा के वालिद गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, तुम जो कोई भी हो मंजूषा, खुदा के लिए हमारी इकलौती बेटी को छोड़ दो, हमें हमारी बेटी वापस पहुंचा दो। मंजूषा कहने लगी, नहीं, अब तो अगली पुम वासी की रात को मेरा आखिरी अमल रह गया है। तुम्हारी बेटी के जिस्म पे मेरा मुकम्मल कब्जा होगा और मैं वो हसीन वजूद पालूंगी जिसकी मैं तलबगार थी।
हर तरफ मैं रक्स करूँगी, मेरा हुस्न मेरी खुशी हर तरफ रक्सा होगी। वो गिड़गिड़ाने लगे। वो शख्स जो उनके घर में आया था उसके पैर पड़ने लगे और कहने लगे, खुदा के लिए आप हमारी बेटी को बचा लें। आप वो वाहिद शख्स हैं जो इस हकीकत तक पहुँचे, ज़रूर आपको ही कोई हल पता होगा। उस शख्स ने कहा कि अगली पूनम की रात से पहले मैं वापस आऊँगा, क्योंकि ये बहुत ताकतवर मखलूक है जो आपकी बेटी के अंदर है। मेरे लिए इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसने कई सौ साल पहले वो अमल किए हैं, उन चीज़ों की खुश किया है जो इसकी मदद कर रही हैं, जिनसे मेरा मुकाबला करना मुश्किल है। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और हुआ कुछ ऐसा ही। अगली पूनम की रात से पहले वो शख्स अपने साथ एक अल्लाह के नेक बंदे को लेकर आए। उन्होंने सबा को तलब किया, मंजूशा से मुखातिब हुए। और कहा, मंजूशा तो कुछ भी नहीं है, तू एक आम सी भटकी हुई बदरू है। मैं अपने साथ शाही जिन को लाया हूँ। मैं तुझे हज़रत सलमान फारसी का वास्ता देता हूँ, इस बच्ची के जिस्म को छोड़ दे। शाही जिन का सुनते ही मंजूशा तड़पने लगी, चीखने लगी, कहती तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कई 100 सालों से इस ख्वाहिश की तलबगार हूँ, मुझे वजूद चाहिए। उस अल्लाह के नेक शख्स ने कुरानी कलमात पढ़े और मंजूशा के उस अमल को नाकाम बना दिया। एक जोरदार चीख के साथ सबा में से मंजूशा निकली और सबा जमीन पर गिर पड़ी। वहां मौजूद हर शख्स ने उस काले साए को सबा में से निकलते हुए देखा। सबा की इतनी बुरी हालत थी कि अगर वो उसको हॉस्पिटल ले जाने में ताखीर करते तो शायद सबा अपना दम तोड़ देती। लेकिन सबा के भाई, सबा के वालिद अपनी बेटी को, अपनी बहन को ले गए जल्दी से हॉस्पिटल। कई दिनों तक सबा का ट्रीटमेंट हुआ और उनकी बेटी, उनकी बहन सबा खिलखिलाती वापस घर में आई। और वो मूर्ति आज भी उस शख्स के पास मौजूद है जिसमें मंजूशा का वजूद है। लेकिन मंजूशा के उन गलत इरादों से सबा बच गई। तो मेरी हसीन रात के थके हुए सितारों, हसीन शहसवारों, शब आ गई है, वक्त आ गया है जब आप और मैं रूबरू होते हैं। हॉरर नाइट विद फ़िज़ा में मैं फ़िज़ा कुछ वाक़यात, कुछ हक़ाइक़ आप तक पहुंचाती हूँ। और आज भी कुछ हक़ाइक़ लेके आई हूँ। तो वो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपकी समातों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपकी हाज़िरी लगा लूँ जी, आपके नाम को शामिल कर लूँ। फ़ेसबुक पे मुझे शेख अब्दुल्ला, फैसल अहमद बलोच, फ़खर सलीम, शहरी ख़ान,
चुड़ैल लड़की। मोहम्मद अरमान हाशमी, और काफ़ी लोग सुन रहे हैं इंस्टाग्राम पे मुझे, मजहर राजपूत, अब्दुल राफे, हाशिम मुगल, लूसीफर द मॉर्निंग स्टार, हुनैन, जोहा जई, अब्दुल राफे, टीस फंटास्टिक, और काफ़ी लोग सुन रहे हैं। आपके नाम को मैं शामिल करती जाऊंगी। सबसे पहले आप लोगों की हसीन समातों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। हमाद खान, बाकिर शाह, फात फिरोज़, जी हाँ हाज़िरी लगवा लीजिए, बिकॉज़ शब आ गई है। जब आप और मैं रूबरू होते हैं, मैं कुछ हक़ाइक़, कुछ वाक़यात आपकी समातों में सरगोश करती हूँ। वो तमाम लोग जिन्होंने आज मुझे सुना है, आज ज्वाइन किया है, आप लोगों को जी बताते चलो, हॉरर नाइट विद फ़िज़ा इज़ अ हॉरर शो बेस्ड ऑन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड रियल लाइफ इवेंट, जिसमें मैं फ़िज़ा कुछ हक़ाइक़, कुछ वाक़यात आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। आप उसे सुनते हैं, अपनी पसंदीदगी का इज़हार करते हैं, और हर वीकेंड नाइट को मैं फिर आपको और मज़ीद वाक़यात सुनाती हूँ। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मुझे सुनना शुरू किया, अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो लाजमी फ़ॉलो कर लीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज को लाजमी फ़ॉलो कर लें, इंस्टाग्राम को फ़ॉलो कर लें। इसके अलावा हॉरर नाइट विद फ़िज़ा के सीज़न 1 के तमाम एपिसोड, शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़, और सीज़न 2 के एपिसोड सब मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप उसे लाजमी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पे जाके आप मुझे सर्च कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है विच इज़ हॉरर नाइट विद फ़िज़ा, HORROR हॉरर NIGHTS नाइट्स WITH विद FIZZ फ़िज़ा। सो जी, आज का टॉपिक है जिसके बारे में बात करनी है। जिन लोगों ने शो से पहले पोस्ट देखी होगी उन्हें टॉपिक के बारे में पता होगा। कराची के इलाके DHM सी साइड के पास एक मंदिर है जिसका नाम है महादेव टेम्पल। वो लोग जो कराची में रहते हैं या उनके कोई जानने वाले कराची में रहते हों, वो इस जगह के बारे में जानते होंगे। कई लोगों का वहाँ से गुजर हुआ होगा, क्योंकि वो जो महादेव टेम्पल है वो बेसिकली उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि जब आप DHM में एंटर होते हैं, सी साइड में क्लिफ्टन के एरिया में एंटर होते हैं, तो बिन कासिम पार्क है। उसका नक्शा कुछ यूँ है कि फ्रंट पे बिन कासिम मस्जिद है, उसके बैक पे महादेव टेम्पल है, और उससे कुछ दूर ही अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है। ये लोकेशन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इस जगह के बारे में मेरे पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सो बेसिकली जो महादेव टेम्पल है, वहाँ पे हर मंगल की रात को कुछ इज्तिमाई पूजा होती है, कुछ भजन होते हैं। और इत्तेफाक से एक दफ़ा मैं और मेरी फैमिली हम लोग बिन कासिम पार्क गए हुए थे, और ये टेम्पल जो है महादेव टेम्पल मंदिर, इसका जो मेन गेट है वो बिन कासिम पार्क जो है उसकी पार्किंग में ही है। सो जब वहाँ से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भजन की आवाज़ें आ रही थी तो मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने कहा मैंने देखना है यार, ये क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। लेकिन क्योंकि वो उनकी एक मखसूस रात थी, उनकी इबादत की मखसूस रात थी, तो उन्होंने मुझे आने से मना कर दिया, क्योंकि मैं झूठ बोल के नहीं जाना चाहती थी। मैंने क्लियरली कहा कि मैं मुस्लिम हूँ, सिर्फ देखने के लिए जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेन डोर से कह दिया कि नहीं, आप फिर किसी दिन आ सकती, लेकिन आज हमारी मंगलवार की रात है और हमारी एक मखसूस इबादत है, इसलिए हम आपको जाने नहीं दे सकते।
फिर भी मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं देखूं तो सही, थोड़ा सा तो झांकूं। तो जहाँ तक मेरी नज़र गई वहाँ तक मुझे कुछ यूँ नज़र आया कि वो मंदिर बेसमेंट की तरफ बना हुआ है। मतलब एक सीढ़ियाँ हैं, तवील सी सीढ़ियाँ हैं जो नीचे ज़मीन की तरफ उतरती हैं। उन सीढ़ियों के आगे एक पेड़ है और अंदर मंदिर शुरू हो जाता है। उस मंदिर की अजीब बात यह है कि वो पहाड़ के अंदर सुरंग नुमा जगह पे बना हुआ है। वो बेसिकली तमाम एरिया एक पहाड़ जैसी जगह पर है। अलबत्ता उन्होंने मुझे वहाँ की मेन डोर से तो हटने के लिए कह दिया। तो उसकी मेन डोर के बराबर में ही एक डोर है जो तकरीबन पाकिस्तान बनने से भी कई साल पुराना है। अगर आप कराची में रहते हैं, आप आज ही चले जाएं और जाके वो बिन कासिम पार्क में महादेव टेम्पल है, उस टेम्पल को जाके देखिएगा। और पार्किंग से ही वो दरवाज़ा नज़र आ जाता है जो कि तकरीबन पाकिस्तान बनने से कई साल पुराना है और उसकी खस्ता हाली का अंदाज़ा उसको देखने से होता है। मैं उस दरवाजे का जायज़ा लेने लगी क्योंकि काफ़ी पुराना था, मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। काफ़ी बड़ा सा वो गेट है। उस गेट को मैं गौर से देख रही थी, इतने में मेरे पास एक शख्स आया और उसने मुझे एक अजीब सा फूल पकड़ाया जिसका नाम आकड़े का फूल है। वो बेसिकली हिंदू जो होते हैं वो अपनी वर्शिप के टाइम उसको अपने हाथ में रखते हैं। उनका मानना ये है कि उनकी जो गॉडेस होती हैं, काली माता और शेरा वाली माता, वो फूल उनके हाथ में होता है। अलबत्ता वो फूल मैंने हाथ में ले लिया बिकॉज मैं मना नहीं कर सकती थी और मैं गौर से उस दरवाज़े को देखने लगी। वो दरवाज़ा अभी भी मौजूद है। अगर आप कराची में रहते हैं, आप कल ही चले जाएं महादेव टेम्पल पे और उस गेट को देखिएगा। वो गेट तकरीबन पाकिस्तान बनने से कई साल पुराना है। उस गेट को देख के ना दिल पे एक अजीब सा रौब आता है। मैं उस गेट को गौर से देख रही थी, जायज़ा ले रही थी। मैंने ऊपर देखा तकरीबन 100 या 150 की तादाद में उस गेट के साथ छिपकलियाँ, लिजर्ड चिपकी हुई थी, जो मुझे बहुत अजीब सा लगा। लेकिन मैंने सोचा शायद क्योंकि ये बहुत पुराना दरवाज़ा है और ये एक कीड़े वगैरह इस पर रह सकते हैं, तो शायद इस वजह से कि 100-150 की तादाद में छिपकलियाँ यहाँ मौजूद हैं। अलबत्ता वो जो फूल मेरे हाथ में था, जिसे वो बड़ी अफजल और बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो फूल मैंने फेंक दिया बिकॉज मैंने उसे तोड़ के देखा तो मुझे लगा शायद उसमें से कोई खुशबू आएगी, लेकिन खुशबू तो नहीं आई। अलबत्ता उसमें से एक वाइट कलर का अजीब सा मटेरियल निकल रहा था। उस गेट से मैं हट गई और अपनी फैमिली के पास वापस आ गई बिकॉज मुझे अंदर तो जाने नहीं दिया। तो मैं बाहरी पार्क के एरिया में खड़े होके जो भजन थे उनके मजाक उड़ा रही थी उस टाइम, क्योंकि मुझे इतनी अकल भी नहीं थी। और ऑफ कोर्स जब फैमिली के साथ इंसान होता है तो वो कई नॉटी हरकतें करता है, तो मैं भी ऐसी हरकतें कर रही थी क्योंकि वो काफ़ी अजीब सा फ़नी सा लग रहा था कि इस तरह से म्यूज़िक का बजना, वो भी रात के 2 बजे, और पूरी रात वो बजता ही जा रहा था। और तकरीबन काफ़ी रात हो चुकी थी, हम लोग वही उसी पार्क में उस जगह पे मौजूद थे। तो अपना हम फ़न करते रहे, इंजॉय करते रहे। नेक्स्ट डे जब मैं अपने घर वापस आई तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं सो गई। और सोने के बाद हुआ कुछ यूँ, मुझे ख्वाब के अंदर मुसलसल पायलों की आवाज़ें आती रहीं और एक खातून मुझे नज़र आती थी जिससे मैंने बात करने की कोशिश की। तो मुझे ख्वाब में वही मंजर आ रहा था कि मैं उसी जगह मौजूद हूँ और मैं उसी दरवाजे को देख रही हूँ और वो औरत वहीं खड़ी हुई है और मुझसे वो बात कर रही है। तो मैं उसे पूछ रही हूँ आप कौन हो? तो वो कहती है मैं काली माता हूँ। और मैं उसे ख्वाब में पूछ रही हूँ कि वो काली माता तो बड़ी गंदी सी होती है और ड्रोनी सी होती है, आप तो बड़ी प्यारी हैं। तो वो हंस रही है मेरी बातों पे। इस तरह का एक ख्वाब मैंने देखा जिसके बारे में मैंने उठ के अपनी मम्मा को बताया। जब मैं सोकर उठी तो मुझे एक मामूली सा फीवर था और उस बात को मैंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया और बाद में टाइम गुजर गया और मैं उस बात को बिल्कुल भूल गई। मैं असल में कभी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस अपने शो में शेयर नहीं करती। मैं मोस्टली आप लोगों को दूसरों की कहानी सुनाती हूँ।
लेकिन खैर ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने का मेरा मकसद यही था उस जगह के बारे में कि अभी कुछ दिनों पहले शो के लिए मैं रिसर्च कर रही थी। तो मेरी रिसर्च के लिए एक शख्स से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि जो कराची में ये महादेव टेम्पल है जो कि सी साइड पे बना हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा असरात हैं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों है, यहाँ पे असरात क्यों हैं? उन्होंने कहा कि तकरीबन कराची के जितने भी आमिल हैं जिनके इश्तहार लगे हुए हैं, आमिल रुस्तम बंगाली और बेशुमार इश्तहारात से कराची की सड़कें भरी पड़ी हैं, उन्होंने कहा ये तमाम यहाँ पे आके बाकायदा चिल्ले काटते हैं और उस मंदिर में काली माता पे की प्रस्तिश करके वो वहाँ पे चिल्ले काट के कई बुरे मौकिलात को छोड़ते हैं। मैं बड़ी हैरान हुई उनकी इस बात पे। फिर उन्होंने मुझे मज़ीद बताया कि जो काला जादू करते हैं या जो काला जादू का तोड़ करते हैं, वो अपने जो मौकिलात होते हैं उन्हें समुंदर पे छोड़ते हैं और उन्हें बाकायदा एक अजीब सा बर्तन देके कहते हैं कि जब तक तुम इसमें पानी नहीं भरोगे तब तक हम तुम्हें आज़ाद नहीं करेंगे। इस वजह से कहा जाता है कि असर या मगरिब के वक्त समुंदर पे नहीं जाना चाहिए। तो बहरहाल इस रिसर्च से मैं इस पॉइंट पे पहुंची कि कराची में जितना जादू होता है इतना कहीं पे नहीं होता। इस वजह से कराची में हर दूसरे घर में एक ऐसा माहौल है जिसकी वजह से लोग कशीदगी का शिकार हैं। कराची में इतना दबाव है कि सतह समुंदर से भी नीचे जा चुका है। और ये बात हम शुरू से सुनते कि जब क़यामत आएगी उसे 40 साल पहले कराची डूब जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं है हमारे बियॉन्ड रियलिटी के बियॉन्ड कौन कौन से मखलूक़ात हैं। इस वजह से जो कराची है बेसिकली ये यहाँ पे मस्कन बन चुका है ऐसी चीज़ों का। लेकिन कहते हैं कि वो उस जगह पे उस मंदिर के पास अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, इस वजह से हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँच पाता, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमलियात किए जाते हैं। दूसरी हॉरर प्लेस जिसका मैंने आज जिक्र करना था वो कुंडमलीर में नानी माँ का मंदिर है। बेसिकली आजकल वेकेशन चल रही है और काफ़ी लोग जो कि कुंडमलीर के बीच पे जा रहे हैं। कुंडमलीर के बारे में जिनको नहीं पता उनको बताऊं कि ये बलूचिस्तान में एक बीच डिस्कवर हुआ है। तो काफ़ी लोग ट्रिप के लिए ना वहाँ कुंडमलीर जाते हैं। आई थिंक आप लोगों को भी कोई जानने वाले गए हो तो यहाँ ज़रा कमेंट करके बताइएगा। सो जो लोग कुंडमलीर गए हों या जिन्होंने उसके बारे में रिसर्च की हो उन्हें पता होगा कि वहाँ पे हिंगोल नेशनल पार्क में एक नानी माँ के नाम से मंदिर है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी मंदिर नहीं लगता क्योंकि वो एक पहाड़ का कटा हुआ हिस्सा है और वहाँ पे एक ऐसा सेटअप सा बना दिया गया है जिसे वो मंदिर का नाम देता है। लेकिन वहाँ पे मंदिर जैसा कुछ है नहीं। कई लोगों ने वहाँ पे जो घूमने गए उन्होंने पूछा कि जब इधर ऐसे कोई स्टैचू ही नहीं है तो आप इसे मंदिर क्यों कहते हैं? तो उन्होंने बताया कि इस जगह पे, इस पहाड़ में, इस गार पे बाकायदा काली माता की हाजिरी होती है। वो जाहिर हुई है क्योंकि वहाँ पे एक पत्थर का रॉक रखा हुआ है। उस रॉक को ही वो पूजा करते हैं। तो वो कहते हैं वहाँ के इलाका मकीन कि हमने यहाँ पे 7 हाथ और 7 पैरों वाली एक मखलूक देखी है। मेरे काफ़ी लिसनर हैं जो मुस्लिम हैं, तो ऑफ कोर्स वो इस बात पे तो बिलीव करेंगे नहीं कि ऐसी किसी चीज़ का वजूद होता है या नहीं। तो उनकी कन्फ्यूजन को इस्लामिकली कॉन्सेप्ट से मैं जाहिर कर दूं कि देखिए इस्लाम में ना एक चीज़ का हुक्म है, वो ये है कि स्कल्पचर्स ना बनाएं, स्टैचू ना बनाएं, और दूसरा स्केचिंग ना करें। ये चीज़ हमें शुरू से समझाई जाती है, हमारे बड़ों ने समझाई कि हमें मूर्तियाँ नहीं बनानी चाहिए, हमें स्केचिंग नहीं करनी चाहिए। इसकी रीज़न क्या है, इसके बियॉन्ड रीज़न क्या है? इसके बियॉन्ड रीज़न ये है
कि ऐसी चीज़ें जो बुरी होती हैं, डीमन होते हैं, जिन होते हैं, रूहें होती हैं, वो स्टैचू में, स्कल्पचर्स में पोसेशन कर लेते हैं। आपको मालूम ही नहीं होता आपके घर में मौजूद जो खिलौने होते हैं उनमें कितनी चीज़ें पोसेशन कर रही होती हैं, उनके अंदर रह रही होती हैं। और जब बेसिकली पूजा के लिए मूर्तियां बनाई जाती हैं तो उनमें काफ़ी बदरूहें आ जाती हैं। तो ये इस्लामिकली पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यार एक जहाँ मुजस्मा रखा हुआ है वहाँ पे वो कोई चीज़ नज़र आ गई। उसकी रीज़न ये कि उसमें पोसेशन कर लेती हैं चीज़ें। और हिंदू मज़हब में उनका अपना खुद का मानना ये है कि जो शिव हैं और जो काली हैं ये खुद एक बुरी शक्तियां हैं और अच्छी शक्तियां हैं, ये रूहें हैं, उनका अपना मानना ये है। तो ये सब जो है वाकई बैड स्पिरिट्स हैं और ब्लैक मैजिक में इनको यूज़ किया जाता है, काले जादू में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो जादू करते हैं बेसिकली वो बताते हैं कि जब जादू काली से करवाया जाता है तो उसकी काट शंकर करता है, यानी कि शिव से करवाते हैं। जो स्पेल करते हैं, मैजिक करते हैं, वो इस बारे में मोस्टली ज़्यादा जानते होंगे। मैं सिर्फ आपको वो बातें बता रही हूँ जो मुझे अपने रिसर्च के दौरान पता चली, लोगों से स्पेशली पता चली, क्योंकि मैं इस बारे में लोगों से पूछती रहती हूँ। स्पेशली जब मुझे इन चीज़ों से रिलेटेड इन्वॉल्व लोग मिलते हैं मैं उन लोगों से पूछती हूँ। तो जो कुंड मलेर में बेसिकली नानी माँ का मंदिर है, वहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि इस तरह की हमने 7 हाथ और 7 पैरों वाली मखलूक यहाँ पे देखी है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एक मंदिर बना लिया और हमारा बिलीव ये है कि यहाँ पे नानी माँ यानी कि काली माता हमारी आती है और उनके नाम पे वो पूरी जगह हिंगोल नेशनल पार्क मशहूर हो गया है। तो ऐसे ही लास्ट ईयर कराची के कुछ लड़के ग्रुप बना के ट्रिप के साथ कुंड मलीर पे विजिट के लिए, घूमने के लिए गए थे, जिनमें से एक लड़का अरसलान, जिससे मेरी पर्सनली बात हुई है। अरसलान मुझे बता रहे थे नानी माँ के मंदिर के बारे में। आई होप सो अगर अरसलान यहाँ पे अभी मौजूद हो तो मैं उन्हें अपने साथ लाइव लूँगी। सो अरसलान ने खुद मुझे बताया, अरसलान बेसिकली यूट्यूब की फील्ड से वाबस्ता हैं और वो व्लॉगिंग वगैरह बहुत करते हैं। तो इस वजह से यूट्यूब के सिलसिले में मेरी भी उनसे बात हुई थी। तो मैंने उनसे डिस्कवर किया कि अरसलान मुझे बताएं कभी आपके साथ कोई हॉरर वाक़या पेश आया हो। तो अरसलान कहते हैं कि जब मैं कुंड मलीर अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप के साथ गया था तो हमारा प्लान था वहाँ पे 1 डे और 1 नाइट स्पेंड का। तो वो कहते हैं कि जब हम नानी माँ के मंदिर गए हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे कंधे भारी हो गए, हमारे दिमाग, हमारे सर जकड़ गए। तो हमने सोचा शायद ये सफ़र की थकान है, क्योंकि कराची से कुंड मलीर जाना बहुत लंबा ट्रैवल है और इसकी पूरी ड्राइव जंगल में से होती है, पूरा बलूचिस्तान तकरीबन क्रॉस करना होता है। तो कहते हमने सोचा शायद ये सफ़र की थकान है। और हम जब बीच पे पहुंचे तो हमने अपने कैंप्स लगा के बॉन फायर किया, थोड़ा सा एंजॉय किया, डिनर करके हम अपने अपने कैंप में जाके सो गए। तो अरसलान कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कैंप के बाहर कोई बार बार ना भाग रहा है, हरकत कर रहा है, किसी के कदमों की आहट मुझे बार बार आ रही थी। वो कहते हैं कि मैंने 2 बार बाहर जाके देखा कि यहाँ पे कौन है जो बार बार यहाँ से गुजरता है, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। हम सब डिनर करके बॉन फायर करके अपने अपने कैंप्स में सो रहे थे और हमारे ये माइंड में था कि जैसे थोड़ी 2-3 घंटे अब नींद लगने के बाद नींद पूरी कर लेते, फिर हम सुबह फजर का मंजर जो है वो कुंड मलीर बीच पे देखेंगे, क्योंकि वहाँ की सुबह बहुत हसीन है। क्योंकि एक तो वो बीच बिल्कुल न्यू डिस्कवर हुआ है, वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, दूसरा ये कि बहुत हसीन बीच है वो। कहते लेकिन एक दिल पे खौफ सा आने लगा कि क्या चीज़ है। कहते एक बार तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, बाहर जो बॉन फायर हो रही थी उसके साए में मुझे ऐसा नज़र आया जैसे कोई
चीज़ है जिसके एक से ज़ायद हाथ हैं और एक से ज़ायद पैर हैं, वो मेरे कैंप के बिल्कुल बाहर ही खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। कहते हैं इस बात का मेरा गौर करना था कि मैं बाहर गया तो मैंने देखा वो मुसलसल जोर से हंस रही थी। अरसलान बताते हैं कि उस चीज़ के वहाँ मौजूद होने के एहसास से ही मेरी कपकपी छूट गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या चीज़ है जो इतने ज़ोर से हंस रही है। मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि कहीं शायद ये हमारे ही साथ ट्रिप पे कोई आई हुई लड़की है जो शायद अपनी सहेली से बातें कर रही है। कहते हैं जब मैंने गौर किया तो मुझे एक काला सा वजूद नज़र आया। उसके तकरीबन 8 हाथ थे, 2 सर थे और 8 पैर थे और वो ज़मीन पे मकड़ी की तरह चल रही थी। कहते मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मुझे उसके पूरे जिस्म में उसकी आंखों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अंधेरा सपाट जिस्म, आंखों की जगह 2 जलते हुए अंगारे। वो कहते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कहते हैं मैं खौफ के मारे वहाँ बेहोश हो गया। लड़के मुझे कैंप में वापस लेकर आए, मुझे फर्स्ट एड दी। हमारे साथ जो ट्रिप वालों का डॉक्टर था उसने मेरा पूरा चेकअप किया। उन्होंने कहा इनका ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा लो हो गया है। कई लोगों ने कहा कि शायद सारा दिन धूप में घूमने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ये मैं था जिसे हकीकत पता थी। कहते हैं मैं उस ट्रिप को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सका, मैं मज़ीद व्लॉगिंग नहीं कर सका। वो ट्रिप मेरे लिए एक नाइटमेयर बन गई। अगले दिन वो कहते हैं मैं जब घर वापस आया मैंने इस बारे में अपने घर वालों को बताया और आज ये वाक़या मैं फ़िज़ा आपसे शेयर कर रहा हूँ। अरसलान ने कुंड मलीर में मौजूद इस नानी माँ के मंदिर के बारे में मुझे अपने मुंह से बताया और मैं कोशिश करूँगी अपने यूट्यूब पे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसमें अरसलान का मैं लाइव इंटरव्यू लूँ। यहाँ पे जो इंस्टाग्राम पे मुझे लोग सुन रहे हैं उन लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि ये 1 घंटा मुकम्मल होने की वजह से मेरा इंस्टाग्राम लाइव एंड होने वाला है। तो आपने जी क्या करना है, मेरे नेक्स्ट लाइव पे आना है, बिकॉज़ मेरे शो का कंटेंट अभी काफ़ी सारा बचा है। कुछ स्टोरीज़ और कुछ हक़ाइक़ और आपको बताने हैं, तो मैं उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। इसलिए आप नेक्स्ट लाइव पे लाजमी आएँ, नेक्स्ट लाइव पे मुझे ज्वाइन करें। जी यहाँ पे मेरा इंस्टा लाइव जो है वो बंद हो गया है। इस वजह से मैं आप लोगों के कमेंट्स शामिल कर लूँ, कमेंट्स पढ़ लूँ। फैसल कहते हैं बलूचिस्तान में बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। हाँ फैसल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, स्पेशली बलूचिस्तान में नहीं, हॉक्स बे पे भी। बिकॉज़ जहाँ पे ना आपको एक बात नहीं पता होगी, मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे माउंटेन होते हैं ना, पहाड़ होते हैं, वहाँ पे मोस्टली जिन्नात का मस्कन होता है। तो इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरे सैयद ताहा थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। वो कहते हैं माउंटेन पे है स्टैचू। यस माउंटेन पे है स्टैचू ऑफ होप। वहाँ स्टैचू ऑफ होप अलग है और जो नानी माँ का मंदिर है ना वो एक अलग है हिंगोल नेशनल पार्क में। जी इंस्टा लाइव मेरा दूसरा स्टार्ट हो चुका है। आई होप सो काफ़ी लोग वापस आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मैं दोस्त हूँ उसका, बहुत बुरी हालत थी उस वक्त। शेरी सीरियस, आर यू सीरियस, डू यू नो अरसलान? अगर आप वाकई में उसके फ्रेंड हो फिर तो चश्मदीद गवाह भी मौजूद है, देख लें सब।
ओके सो मच, थैंक यू सो मच दोबारा से ज्वाइन करने का। असल में घंटा पूरा होने की वजह से मेरा इंस्टा लाइव बंद हो गया था। सो जी आज के टॉपिक का जो बेसिकली मेरा टॉपिक था, एक तो कराची का महादेव टेम्पल जो कि सी व्यू पे वाक़ है, दूसरा कुंड मलीर में मौजूद नानी माँ का मंदिर। इसके दो वाक़यात जो मैंने आपके साथ शेयर किए। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, दूसरा मुझे अरसलान ने बताया। सो यहाँ पे मैं एक स्टोरी शामिल करूँगी, बिकॉज स्टोरी तो लाजमी शामिल करनी होती है ना। स्टोरी शामिल करने से पहले जी आप लोगों के नाम शामिल कर लूँ। लाइबा बलोच मुझे सुन रही है, शफ़क सैयद मेरी शहज़ादी शफ़क मुझे सुन रही है, फ़ात फ़िरोज़ ने ज्वाइन किया, हमाद ने, शहरी, ताहा, फैसल अहमद बलोच, सैयद ज़ाइम हुसैन, शेख अब्दुल्ला, ज़ारून शेख, फ़खर सलीम, काफ़ी लोग सुन रहे हैं। आपके ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिन लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया है वो मुझे लाजमी फ़ॉलो कर लेगा इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पेज पे, और यूट्यूब पे जाके अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि मज़ीद सब्सक्राइब बढ़े। क्योंकि यूट्यूब पे जैसे ही 1K हो जाएंगे तो मैंने यूट्यूब से लाइव स्ट्रीम शुरू करना है, फिर हॉरर नाइट विद फ़िज़ा यूट्यूब से लाइव हुआ करेगा। तो जल्दी से भाई वहाँ के सब्सक्राइब बढ़ाएँ। तो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ मैं। उससे पहले आप लोग को बता दूँ कि आप तमाम लोग जिनके साथ कोई वाक़या पेश आया हो, आपने एक्सपीरियंस किया हो, किसी से सुना हो, अगर आप चाहते हैं कि वो मैं आपके नाम के साथ अपने शो में शामिल करूं तो आप वो मुझे डीएम कर दीजिएगा। डीएम करने का जी तरीका ये, इंस्टाग्राम पे जाइए, हॉरर नाइट विद फ़िज़ा लिख के सर्च करें, या फिर फेसबुक पे मुंसलिक हैं तो फेसबुक पेज पे मेरे जाइए, मुझे मैसेज करें, डीएम करें। वो वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो उसे मैं अपने शो में लाजमी शामिल करूँगी और आप लोगों के मैसेजेस का मैं लाजमी रिस्पॉन्स करती हूँ, एज़ यू गाइस नो। सो यहाँ पे भी मेरे पास एक डीएम में स्टोरी आई हुई है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अस्सलाम वालेकुम। ये हकीकत आज से 20 साल पुरानी है। क्योंकि आंखों देखा वाक़या है इसलिए आज भी याद है। ये मेरी आपी कज़न की कहानी है जो कि बेहद हसीन थी। उनकी आंखें और बाल उनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते थे। उनका नाम सादिया था। हमारे 2 मामू पंजाब में रहते थे। हम मामू के बेटे की शादी में पंजाब गए थे। दोनों मामू अलग अलग घर में रहते थे, उनके अलग अलग घर थे। दोनों घरों के बीच में एक आसेबज़दा मकान था जो काफ़ी सालों से बंद था। इस तरह से जो तीनों घर थे इनकी छतें आपस में मिली हुई थी। हम लोग बेसिकली मायू वाले दिन पंजाब पहुंचे थे। खूब शौक से रात के फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। मुझे आज भी याद है मेरी कज़न, मेरी आपी उस दिन बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। उन्होंने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। रात को मायो ख़त्म हुआ तो सब लड़कियां छत पे हंसी मजाक कर रही थी, बातें कर रही थी। वो कहते हैं कि मायो ख़त्म हुआ तो लड़कियां छत पे हंसी मजाक कर रही थी। दूसरे मामू का घर जो कि आसेबज़दा मकान के बराबर में था, वहाँ मेरी एक और कज़न, मेरी सिस्टर खड़ी हुई दूर से बातें कर रही थी। उन्हें देख के सादिया आपी ने कहा, तुम इतनी जल्दी घर क्यों चली गई? वापस आ जाओ ना, ढेर सारी बातें करते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या हुआ है? लाइट्स ऑन कर लो तुम लोग। वो कहते हैं कि मेरी जो दूसरी कज़न थी, उन्होंने सादिया आपी से कहा कि मैं इस वक्त रात में कैसे नीचे उतर के आऊँ, और अगर किसी ने मुझे ये बीच वाली छत से आते हुए देख लिया तो घर वाले तुम्हें पता है कितना गुस्सा करेंगे, क्योंकि ये आसेबज़दा मकान है। सादिया आपी ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हें यहीं से लेने आती हूँ।
ये कह के वो आसिफ ज़िदा मकान की छत पे उतर गईं। बाकी लड़कियों ने उन्हें रोकना चाहा कि यहाँ से ना जाओ, क्योंकि उनके बाल खुले हुए थे, काफ़ी हसीन लग रही थी, खुशबू लगाई हुई थी और मेहंदी का फंक्शन था, जाहिर सी बात है लड़कियों के हाथों पे उपटन लगा हुआ था। लेकिन खैर वो नहीं मानी और इस मकान की पूरी छत उन्होंने क्रॉस की और कज़न को साथ लेकर कुछ ही वक्त में वापस आ गई। वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी फंक्शन था। रात बहुत हो गई थी, बातें करते करते सब सो गए। सुबह उठे तो उन्हें मामूली सा बुखार था। मगरिब होते ही बुखार तेज़ हो गया था, इतना तेज़ कि वो मेहंदी का फंक्शन अटेंड ना कर सकी। अगले दिन डॉक्टर को दिखाया, मामूली बुखार की दवा दे दी डॉक्टर ने, लेकिन फिर वही मसला कि रात में बुखार तेज़ हो जाता था। एक हफ्ता गुजरने और मुसलसल डॉक्टर्स बदलने के बावजूद उनकी हालत बेहतर ना हुई। यहाँ तक कि हम वापस अपने घर कराची आ गए। सब एक साथ रहते थे। दिन ब दिन उनकी हालत गिरती जा रही थी। उनका रंग सियाह सा हो गया, कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी हालत समझ नहीं आ रही थी, समझ से बाहर हालत थी। 20 दिन गुजरने के बाद मोहल्ले की एक औरत ने किसी आलिम को दिखाने की तरकीब दी। आलिम को दिखाया तो उसने कुछ ना बताया। एक और आलिम को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये तो चुड़ैल के कब्जे में है, इनको तो उतारे होंगे। उतारों से कोई अफाका ना हुआ। 40 दिन उनके बुखार में गुजर गए, फिर तबीयत बेहतर ना हुई उनकी। दोबारा उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी, कोई बीमारी नहीं थी। एक डॉक्टर ने अपने किसी जानने वाले आलिम का पता दिया, क्योंकि डॉक्टर्स भी परेशान थे। उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। वो कहते थे मालूम नहीं क्यों बीमार है, इन्हें क्या मसला है। तो एक डॉक्टर थे जो इस तरह के मामलात पे यकीन रखते थे। उन्होंने एक आलिम का पता दिया। आलिम ने उन्हें देखा और उन्हें बताया कि एक ये वीरान जगह से गुजरी हैं, इनका गुजर हुआ है। वहाँ जिन्नात का एक पूरा ख़ानदान आबाद था और वो उसे अपनी जकड़ में ले चुके थे। अलबत्ता वो इसे नहीं छोड़ेंगे और अपने साथ लेकर जाएंगे। उस शख्स ने कहा कि मैं उतारा नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत गहरी कुआं है, पलट के आपको और मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। वो इस बच्ची के बालों के आशिक हो गए। आप अल्लाह से दुआ करें और इनके सामने कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया करें और हो सके तो इनके बालों को काट दें। लिहाजा अगले दिन हजाम को बुलाया, लेकिन अगले दिन जब हजाम आया तो एक ही रात में उनके बाल सिमट के इतने सख्त गुच्छा बन गए थे, बाल किसी कैंची से नहीं कट रहे थे। हजाम समझ गया कि यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ है। उसने आप ही के बाल काटने से इनकार कर दिया। घर में सब बहुत परेशान थे। भाई ने परेशान होकर खुद आप ही के बाल 12 घंटों के वक्त में काटे। उन्होंने सोचा शायद बाल काटने से ये ठीक हो जाएं। बाल काटने के अगले दिन बिल्कुल ठीक थी, घर में थी, सब खुश थे और सब ये सोच रहे थे कि शायद ये ठीक हो रही हैं। लेकिन रात 12 बजे उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। वो बार बार कह रही थी कि भाई ये सब बहुत खौफनाक है, ये मुझे ले जाएंगे, मुझे प्लीज़ बचा लें। भाई मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती, भाई मैं जीना चाहती हूँ, भाई मुझे इनसे बचा लें। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। ये कहते कहते वो बेहोश हो गईं। किसी और आलिम को बुलाया तो उन्होंने कहा कि जो जिन्नात इनके बालों के आशिक हैं, बाल काट देने की वजह से वो इनके जिस्म में सरायत कर गए। आखिर में कुछ नहीं किया जा सकता था। फजर के वक्त एक बहुत तेज चीख से पूरा घर गूंज उठा। आपी को जाकर देखा तो वो इंतकाल कर गई। यूँ एक हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी कहीं गुल हो गई। अल्लाह मेरी आपी की मग़फ़िरत फरमाए। ये कहानी अब्दुल्ला ने शेयर की मेरे साथ, जो कि आज मेरे शो की लास्ट कहानी थी। और अब वक्त हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का, बिकॉज़ आज थोड़ा एक्सपेंड भी हो गया है 15 मिनट, बिकॉज़ ये कहानी मैंने लाजमी शामिल करनी थी, मेरा वादा था अब्दुल्ला से। वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे आज सुना, आपकी समातों की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जो आप हर हफ्ते की शब मुझे वक्त देते हैं, मुझे सुनने आते हैं। ये शब आरज़ू होती है, हम रूबरू होते हैं, मैं कुछ वाक़यात आपकी समात में सरगोश करती हूँ, आप उन्हें सुनते हैं, सराहते हैं। और तमाम लोग जिनसे स्टोरी मिस हो गई हो, या मेरी थकी हुई रात के शहसवार जो थक के चूर के सो गए हों, जो इस वक्त जाहिर सी बात है रात है, हर कोई नहीं जाग रहा होता, तो अगर वो इस वक्त इस स्टोरी को नहीं सुन पाते, मेरी शो को नहीं सुन पाते, वो नेक्स्ट डे इसको यूट्यूब पे जब अपलोड होता है तो वो सुन लेते हैं। तो अगर आप लोगों से भी मिस हो गया हो तो आप इसे यूट्यूब पे जाके लाजमी सुन लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, विच इज़ हॉरर नाइट विद फिज़ा। इसके अलावा अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, अगर आपको गेमिंग मॉन्टेजेस पसंद हैं, तो आप मेरे गेमिंग चैनल का लाजमी विज़िट कीजिएगा, विच इज़ फिज़ा द गेमर गर्ल। सो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते यानी वीकेंड नाइट को इसी वक्त 2 बजे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी कुछ मज़ीद हक़ाइक़, मज़ीद टॉपिक के साथ। और अगर कोई वाक़या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो या सुना हो तो मुझे लाजमी डीएम कीजिएगा ताकि उसे मैं अपने नेक्स्ट शो में शामिल कर सकूं। सो नेक्स्ट शो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी एक बात याद रखें, गौर से सुने, गौर से। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि किचन के पास से कोई साया गुजरा है, तो हो सकता है वो आपका वहम नहीं हकीकत हो। जी हाँ, पर्दे के पीछे हिलते हुए वो साए, आपके बेड के नीचे से आती हुई सरगोशियाँ, शायद वो आपका वहम नहीं है। हो सकता है कई अरसे से कमरे में, अंधेरों में, कोनों खांचों में आपके साथ बसे हुए वो असरात हों जिनका आपको इल्म ही ना हो, लेकिन आपको उनके साथ रहना उन्हें बहुत पसंद हो। अगर आपको अपनी सीढ़ियों में या अपनी पार्किंग में वो छोटा रोता हुआ बच्चा नज़र आता है तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन आपने डरना नहीं है क्योंकि आप तो अशरफुल मखलूक है ना। अगर सोते हुए आपका दम घुटता है, स्लीप पैरालिसिस होते हैं, वो अलकबूस जिन आपका भी दम घोटता है, तो मत डरना क्योंकि आप तो अशरफुल मखलूक है ना। एंड रिमेंबर वन थिंग, द डेड डू नॉट हर्ट बट द लिविंग वन डस। सबना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।